रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। मिस्टर जरदारी सुन लो, ओ मिस्टर जरदारी सुन लो मेरी बात, ओ मिस्टर जरदारी सुन लो मेरी बात कि तुम्हारी ठगी और तुम्हारी चोरी जो है पूरी कौम जानती है। और याद रखना, जितने मर्जी अपने बंकर में बैठो, एक दिन आएगा, इंतखाबात का दिन आएगा जब इंशाअल्लाह कौम तुमसे हिसाब लेगी। मिस्टर जरदारी सुन लो, है गारत इस चमन में यकीनन किसी का हाथ, शाखों पे उंगलियों के निशान तुम्हारे देखता हूँ। गो जरदारी गो, गो जरदारी गो। पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। तो मैं हूं रिदा सैफी। कल तक गो जरदारी के नारे लगाने वाले आज घी शक्कर होके जरदारी से कराची में मिलके जाते हैं जी। कैसा अलमिया है और कैसा सानिया है, अगर मैं कहूँ तो किस तरीके से जो है चीज़ें बदलती हैं कि आप ये देखिए कि जी कल तक जो कहते थे कि जी हम घसीटेंगे लाड़काना, कराची, सक्खर की सड़कों पर जिनको, आज वही लोग जो हैं वो घी शक्कर होके बैठे हुए हैं और वही लोगों से मिलना मरासिम बड़े ही करीबी मरासिम कायम हो रहे हैं। ये वो सारे मामलात हैं जो कि कल से अब तक हमने देखे हैं। शहबाज शरीफ साहब दौरे पर आते हैं, कराची का दौरा करते हैं और एक अचंभे की बात यह है कि जिन लोगों के लिए वो आते हैं, जिन लोगों के नाम पे वो आते हैं, उन लोगों के लिए कुछ किया तो जाता नहीं है। इवेंचुअली गाड़ी से उतरना भी उनका महाल होता है। जहां जहां उन्होंने विजिट किया, जहां जहां पे गए, एक जगह की वो वाज़ेह फुटेज थी कि कोई जिस तरह से उनके कारकुनान उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने हाथ देना भी पसंद नहीं किया। तो ये वो वही पुरानी घिसी पिटी दकियानूसी सियासत की मिसाल कायम की उन्होंने इस कराची के विजिट पे भी, जो कि पहले भी हमें नजर आती थी, जिसकी वजह से नजर आता है कि कितने गैर मकबूल भी होते गए हैं शहबाज शरीफ साहब बाद में। बहरहाल जी ये सारी सूरत हाल है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि फ़ौज से बेहतरीन ताल्लुकात और फ़ौज और हुकूमत की तमाम पॉलिसियों की हिमायत करती है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि जब से ये हुकूमत आई है हमें सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर नज़र आती है। मुल्की व कौमी सलामती के सारे मामलात में ये बड़ी खुशाइन बात है कि इस दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में ये जो अब तक के 2 साल गुजरे हैं, इसके अंदर सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर है तकरीबन तमाम ही मामलात में। वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत आज कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का जायजा भी लिया गया है। कराची को पानी, सेवरेज, ट्रांसपोर्ट और दीगर मसाइल दरपेश हैं, ये भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा। और इंतकामी ढांचे ने कराची के अवाम को बेतहाशा मसाइल से दो चार किया है, लेकिन आखिरकार वज़ीर आज़म कराची के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए क्या करने जा रहे हैं, सवाल ये है क्या तैयारी होगी और कितनी तैयारी होगी, क्या वो तैयारी मुकम्मल होगी और वो काफ़ी होगी जिसके बाद कराची को वाकई लॉलीपॉप नहीं मिलेगा और कुछ अमली इकदाम नजर आएंगे। मैं पहले दिन से कह रही हूँ, जिस दिन पहली बारिश का खतरा गिरा था कराची में, मैं तब से कह रही हूँ कि क्या कराची में जो है इस दफ़ा मुँह ज़बानी, मुँह कलामी बातें अब रुक के जो है अमली तौर पे कोई काम होगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी जानिब जी प्लॉट अलाटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। वजारत खारजा को लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी करने का हुक्म भी किया गया है। और FATF के मामले में भी जी क्या होने जा रहा है अगले हफ्ते कौमी असेंबली के इजलास में, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ऑपोजिशन के एक पेज पर ना होते हुए हुकूमत FATF का बिल कैसे पास करवाएगी, दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। और साथ ही साथ जो है वजीर आज़म का जो है FATF का बिल पास कराने का हतमी लाए अमल किस तरह से तैयार किया जाएगा, ये भी सवाल है। ये वो सारे मामलात हैं जिसके ऊपर मैं आज ज़रूर डिस्कस करूँगी, लेकिन उससे पहले एक वक्फे की तरफ बढ़ूँगी, उसके बाद वापस आते हैं।
ब्रेक पर जाने से पहले कि आज के क्या मौज़ूआत होंगे, और जिस तरह से आपने देखा कि जो जिसको घसीटने की बातें की जाती थी आज घींच कर लोग बैठे हैं होके, तो आखिरकार वजह क्या है? ये दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। और इस पे सोशल मीडिया पे भी बड़ी तनकीद हुई शहबाज शरीफ साहब पे, कि शहबाज शरीफ साहब तो कहते थे कि जी घसीटेंगे, इधर घसीटेंगे, उधर घसीटेंगे, और आज जाके वहीं जरदारी साहब से, वहीं बिलावल हाउस में बिलावल साहब से जो है मुलाकात कर रहे हैं। तो एक्चुअली तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है इस सारे मामले में। बहरहाल मैं अपने मौजूद मेहमानों की तरफ जाती हूँ। सबसे पहले मेरे पास बैठे हैं यासीन आज़ाद साहब हैं, आप फॉर्मर बार के प्रेसिडेंट भी हैं, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। आपको खुशामदीद कहती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच यासीन आज़ाद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ बैठे हैं एजाज जाखरानी साहब हैं, आप सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुशीर बराए जेल खाना जात हैं इस वक्त। आप फॉर्मर एमएनएस भी रह चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया एजाज जाखरानी साहब। और साथ ही हमें पीटीआई से ज्वाइन करेंगे एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कैप्टन जमील साहब, उनको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ। मैं सबसे पहले जाती हूँ यासीन आज़ाद साहब की तरफ। यासीन आज़ाद साहब, ये क्या माजरा हुआ? शहबाज शरीफ साहब कल आए, सोशल मीडिया पे बड़ा तनकीद भी उनको फेस करनी पड़ी। लोग कहते रहे कि भाई एक तरफ तो जिनके ऊपर नाम आ रहा है, जिनके ऊपर कोच कैरी हैं, या जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आप उनसे मिलने चले गए। आप तो कराची वाले लोगों से मिलने के लिए आए थे, और आप खुद बाजी में, मतलब ये आपकी बातें थी कि आप कहते रहे कि जी जरदारी साहब जो हैं वो करप्शन के बेताज बादशाह हैं, उनको तो रोड पे घसीटेंगे, उनको तो ये करेंगे वो करेंगे, और आज जाके घी शक्कर हो गए, उनके साथ बैठ गए। कराची वालों को पूछा नहीं, कहीं उतरे भी नहीं, यहाँ लोग हाथ मिलाना चाहते थे कारकुनान, उनको भी लिफ्ट नहीं कराई। ये कैसा विजिट था कराची का? बातें तो आपकी बहुत अच्छी हैं। मेन चीज़ ये है कि ज़ाहिर है वो कराची में जो आए थे, यहाँ जो बारिशों की वजह से तबाही हुई वो उसमें आए, डिफरेंट एरियाज का उन्होंने दौरा किया। दौरा करने के बाद रात को एक डिनर भी उनके साथ में हुआ, सारा कुछ हुआ अपनी जगह पे। और इवन वो बलिया टाउन में चले गए जहाँ से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। कुछ दे के गए लोगों को, या बस ऐसे ही दौरों पे थे? मैं बताता हूँ ना, देना तो फिर गवर्नमेंट ने होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो फिर आए क्यों? सुन तो लेना, ये तो जबरदस्ती मत करे ना कि इनके वाली बात कर रही है। नहीं, ये सोशल मीडिया वाले पे लोग कराची वाले पूछ रहे कि आए क्यों, जब वो कहते थे कि जरदारी साहब तो करप्शन के बेताज बादशाह हैं, तो फिर उनसे मिलने, लंच करने, डिनर करने, ये सब करने आए थे? तो लोगों के दुखों का मदावा करने नहीं आए थे कराची वालों के लिए? कुछ अमली तौर पे कुछ करने आए थे? देखे ना, अमली तौर पर वही मैं बात बता रहा हूँ। लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पोजीशन है वो यही होती है कि वो मसाइल की निशानदेही करें। और जाहिर है कि कराची में जो तबाही हुई है उस तबाही की बात की है, और उन्होंने डायरेक्ट कहा कि फेडरल गवर्नमेंट की जो ड्यूटी थी वो उन्होंने अंजाम नहीं दी। आज कराची की जो सूरत हाल है, रात को मैं जब डिफेंस के एरिया में गया और मैंने सूरत हाल जो देखी, जो देखें डीएचए का इलाका है, ये कंटोनमेंट का इलाका है, वो सिंध गवर्नमेंट की जुरिसडिक्शन में नहीं आता। तो सबसे ज़्यादा अगर तबाही मची है तो उसी एरिया में मची है। तो अब देखना यह है कि इवन सबसे ज़्यादा आप कह रहे सीबीसी और डीएचए में मची है तबाही? मैं बाकी इलाकों में नहीं, मैं बताता हूँ। तबाही बहुत हुई है, पहले सुन लिया करें दूसरे की बात को। तो डीएचए में मैंने रात को जब मैं गया तो आज भी पानी अपनी जगह पे खड़ा है, जबकि कराची में आपने देखें कि जहाँ तक पानी को निकालने का जो है तरीकाकार, काफ़ी इलाके साफ कर दिए गए, लेकिन डीएचए ने और कंटोनमेंट ने अपना किरदार अदा नहीं किया। और ये वो इलाके हैं जहाँ से पीटीआई की गवर्नमेंट जीती हुई है, कोई और नहीं जीता हुआ है, उनके है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह कोविड-19 की वजह से एक अल्लाह ताला की तरफ से एक आफत आई, पूरी दुनिया में आई, लोगों ने मसाइल को फेस किया। बारिश भी जो आई है वो कुदरत की तरफ से आई है। एक ऐसी मुश्किल सूरत हाल थी जिसको फेस करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान के तमाम लोगों की है। अब देखना यह है कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट का क्या रोल था, सूबाई गवर्नमेंट का क्या रोल था। और आज तकरीबन एक हफ्ते से मैं सुन रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कराची पहुँचने वाले हैं हालात का जायज़ा लेने के लिए। तो लीडर ऑफ अपोजिशन के आने पे तो इतराज़ है, लेकिन इस बात पे कोई इतराज़ नहीं करता कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त तक कराची क्यों नहीं आया और कराची में आके हालात का जायज़ा क्यों नहीं लिया। तो इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर पता है कब आएगा, जब तमाम इलाके साफ हो जाएंगे, उस वक्त बताएंगे कि यहाँ कोई पानी जमा नहीं है, ये खाली शोर शराब आया उसको बताने की। चूँकि सबसे ज़्यादा वो हल्के मुतासर हैं इस वक्त जो डीएचए में जो है, आपने देखा होगा कि लोगों ने जुलूस निकाला और जो हमारा कंटोनमेंट का जो प्रेसिडेंट होता है उसका घेराव किया गया
और काफ़ी मुश्किल सूरत हाल आई। आज मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें फैसल वड्डा साहब भी थे। वो बजाय पानी के रोने के या जो मुश्किलात इस वक्त कराची के लोग फेस कर रहे हैं, वो ये कह रहे थे कि 65 साल का मामला है, उसको संभालने की जिम्मेदारी हमारी तो नहीं है। उनके पास इसके अलावा तो कोई राइट है ही नहीं कि वो करप्ट है, वो खा गया, वो रो गया। देखें, करप्शन के इलेक्शन में एक वकील हूँ, वकील की हैसियत से ये कहता हूँ कि किसी पे उंगली उठाने से पहले आपको अपने गिरबान में झांकना है कि आप बजाते खुद क्या है, नंबर 1। नंबर 2, ये इल्ज़ाम लगा देना बड़ा आसान है कि ये आदमी करप्ट है, लेकिन जब तक उस करप्शन को कोई आदमी साबित नहीं कर देता, उसको करप्ट कहना गलत है। और अगर करप्शन की बात करती हैं तो आज 80% वही लोग जिनको आप करप्ट करते थे या कह रहे थे बहुत बड़े डाकू हैं, वो हुकूमत के साथ बैठे हैं। आपने फिर क्यों एलिगेशन लगाए ज़रदारी साहब पे करप्शन पे? शहबाज शरीफ साहब ने क्यों लगाया एलिगेशन? मैं उसका जवाब भी देता। तो वो वहाँ बैठे हुए हैं। इमरान खान ने जब वो अपोजिशन में थे, उन्होंने क्या नहीं कहा, पीपल पार्टी को भी कहा, नून को भी कहा, गालियाँ दी नहीं दी, वो सारी अपनी जगह। देखें, ये एक जमहूरी मुल्क है। जमहूरी मुल्क में जब इंतखाबात की बारी आती है या इलेक्शन की बारी आती है तो लोग जज्बाती अंदाज में गलत कह सकते हैं। तो मैं इस कंडक्ट को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, क्लियरली कहता हूँ, कोई भी हो। मैं कहता हूँ जमहूरी अमल में देखें, हमारे बाहर के लोग हैं ना, हम भी सियासत करते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ भी ग्रुपिंग है, हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन के अंदर करते हैं। ठीक है, चले मैं एजाज अख्तरी साहब की तरफ चलती हूँ। एजाज साहब, आप भी जाहिर सी बात है पुराने पॉलिटिशियन हैं, देख रहे हैं सारी चीज़ों को, डे 1 से आपके सामने होता रहा। आज लोग बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ज़रदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब कैसे एक होके बैठ गए। ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जो ज़रदारी साहब को क्या क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने। हमने शुरू में चलाया भी वो सारे शॉर्ट्स, मैं तो नहीं बोल सकती जो बातें वो कहते थे उनको, और वो सारी चीज़ें अब दुनिया भी लगा रही है, सोशल मीडिया पर भी इस वक्त बहुत तनकीद की जा रही है। तो ज़रदारी साहब क्यों बैठ गए फिर उनके साथ? वो तो उनको बहुत ज़्यादा लान करते थे माजी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रिदा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पॉलिटिक्स में कोई हरूफ आखिर नहीं होता, वो डे टू डे पॉलिटिक्स होती है और हर रोज़ एक नया डायनेमिक होता है पॉलिटिक्स में। तो और अगर शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब या बिलावल साहब इकट्ठे नहीं बैठते हैं, फिर भी तनकीद होती है कि अपोजिशन एक पेज पे नहीं है, अपोजिशन स्प्लिट हो चुकी है, अपोजिशन कोई काम नहीं कर सकेगी क्योंकि एक साथ नहीं है। जब इकट्ठी हो जाती है फिर आता है कि भाई उसने उसको गालियाँ दी और आज इकट्ठे बैठे। देखें, ये जैसे मैंने कहा कि ये पॉलिटिकल एक आर्ट है, उसमें आप हालात के साथ समझौता करते हैं और उसी तरीके से चलते हैं। कल के दोस्त आज के दुश्मन हो सकते हैं, आज के दोस्त फिर कल एक दूसरे के दुश्मन भी हो सकते हैं पॉलिटिकली। तो ये बातें उस वक्त थी, उन्होंने की, लेकिन आज अगर वो इकट्ठे होके मुल्क के लिए, सिंध के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये तो अच्छी बात है, इसमें तो खुश होना चाहिए कि दो बड़ी पार्टियों के लीडर्स आपस में मिले हैं। मतलब यू टर्न लिया जा सकता है फिर इमरान खान साहब भी देखिए, यू टर्न इज द डिफरेंट थिंग। यू टर्न देखो, किसी पॉलिसी पे तो यू टर्न नहीं ले रहे ना हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि लेकिन किसी को करप्ट कहना, इतना बड़ा एलिगेशन लगा देना। जरदारी साहब पे एलिगेशंस लगाए थे शहबाज शरीफ साहब ने, जो अभी हमने चलाया भी, बार बार वो कहते थे कि करप्शन और ये बेताज बादशाह और ये वो, तो ये तो बहुत बड़े एलिगेशंस थे। देखिए, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स थे। ये होता है, नहीं होने चाहिए थे। जैसे यासीन साहब ने कहा कि हर चीज़ में एक लिमिट होनी चाहिए, इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए थे, और इसको उस वक्त भी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया था जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, और आज भी इसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है कि जो बातें उन्होंने की है। लेकिन अगर आज ये मुल्क के खातिर इकट्ठे होते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए इकट्ठे होते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। ये खुशाइन बात है, सही है। मैं जाऊंगी MNA साहब की तरफ, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। थैंक यू सो वेरी मच अताउल्लाह खान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। शुक्रिया जी। अताउल्लाह साहब, आपकी तरफ आऊंगी। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत आज कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का जायज़ा लिया गया है। कराची को पानी, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट और दीगर मसाइल दरपेश हैं। ये कोई नई बात नहीं है जो आज वज़ीर आज़म साहब डिस्कस कर रहे हैं, ये सबको पता है। बुनियादी मसाइल क्या है सबको पता है। इनका हल क्या होगा, अमली तौर पर जामा क्या पहनाया जाएगा? कराची से MNA है आप खुद भी, लोग सवाल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब होके चले गए, चौधरी सरवर होके चले गए, गवर्नर पंजाब, आर्मी चीफ साहब ने भी दौरा किया 2 रोज़ का। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हैपनिंग्स हो रही हैं यहाँ पर।
where is prime minister? People are into the concern of it कि where is the prime minister जिनको कराची से लोगों ने वोट दिया, मोहब्बत दी, प्यार दिया, उन्होंने वापस क्या दिया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि कराची में जो हुकूमत है, सिंध गवर्नमेंट, 18वीं तरमीम के बाद उनको पूरा इख्तियार है, उन्होंने जो सूबे में जो करना है वो कर सकते थे। मुझे कोई एक मंसूबा बता दे कि कराची वालों के लिए इन्होंने कोई किया हो। क्या कराची को ये 12 साल में पानी दे सके? क्या कराची को वालों को ये ट्रांसपोर्ट दे सके? कि क्या कराची सीवरेज सिस्टम ठीक हो सका? क्या कराची के हेल्थ के मामला ठीक हो गए? क्या कराची की तालीम के मामला ठीक हो गए? क्या इन्होंने जो लूटमार शुरू की थी, करप्शन शरीफ साहब और नवाज शरीफ का इनका मामला चला था, ये क्या पीटीआई ने शुरू किया था? इनको कोर्ट ने नाअहल किया और इनकी चीखें निकल गई। अब 2 साल से हमारी हुकूमत है, हमें पता है कराची की क्या इश्यूज है, लेकिन ये रात में सारे मसले हल नहीं हो सकते। इसके लिए प्लानिंग होती है, उस प्लान को फिर अमली जामा पहनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर कंसर्न है, वो कराची के साथ अनबोर्ड है, सारे लोगों के साथ, गवर्नर के साथ मीटिंग्स होती है, हमारे साथ मीटिंग्स होती है। कराची के लिए मंसूबा हमने बनाया है। इंशाअल्लाह कराची को अब हमने ठीक करना है। कराची के नाले भी साफ होंगे, इंक्रोचमेंट भी खत्म होगी, कराची को पानी भी मिलेगा। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर क्या हमने चोर और डाकू के हाथ में पैसा देना है? क्यों 12 साल इनके पास पैसा नहीं था? इनको इख्तियार नहीं था? क्या नहीं था इनके पास? सब कुछ था इनके पास। हम डाकू और चोरों को और लुटेरों को कोई हवाले नहीं करेंगे, इंशाल्लाह खुद करके दिखाएंगे। शहबाज शरीफ साहब के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो रोजाना ड्रामे करते हैं, कभी पंजाब में घूमते रहते हैं, लेकिन जो असल काम है उनका अपोजिशन लीडर है। इनको पूछे कि क्या वो अपोजिशन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वालों से पूछे क्या अपोजिशन वो कर रहे हैं। कभी कौमी असेंबली में खड़े होके उसने जो पाकिस्तान के गरीब के मसाइल हैं उस पर बात की है, उसके लिए एहतजाज किया है, उसके लिए रोड पे निकले असेंबली में, उसके लिए बात की है? कुछ कोई नहीं। हमने करना है जो भी करना है और इंशाल्लाह आपको करके दिखाएंगे। कराची जो है वो इस हाल में जो पहुंचा है वो इन दोनों पार्टियों की वजह से पहुंचा है। अच्छा, एक बात बताएं अताउल्लाह साहब, वजीर आज़म इमरान खान लाहौर तो चले जाते हैं बगैर प्लानिंग के, जब दिल चाहता है जाके होकर आ जाते हैं फौरन फटाफट। ये ऐसा क्या हो रहा है कराची के लिए जो नहीं आया जा रहा? पहले भी 6-8 महीने बाद, अभी जो लास्ट टाइम आए थे तो चलो कोविड का समझ में आता था मामला, अभी जुम्मे का टाइम दिया, अब वो भी कह रहे हैं कि हफ्ते को आ रहे हैं, हफ्ते को भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे? बिल्कुल इंशाल्लाह आएंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है जिसका मुझे जवाब नहीं मिलता जी। क्या लाहौर जो है, लाहौर में अगर कोई मसला होता है तो वो क्या वफाक की तरफ हर वक्त देखता रहता है, या हम बुजदार साहब सब पे सवाल उठाते हैं? पेशावर में जब कोई मसला होता है केपीके गवर्नमेंट पे सवाल उठाते हैं, कोयटा में अगर कोई मसला होता है तो कोयटा की गवर्नमेंट पे, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट पे सवाल उठाते हैं। तो कराची में ऐसा क्या है कि उस गवर्नमेंट पे सवाल नहीं करे और हर बार कराची पे जो है प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखे? कराची इसलिए वफाक की तरफ देख रहा है क्योंकि सिंध गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, वरना ये तो सिंध का दारुल खिलाफा है। लेकिन तो अताउल्लाह साहब आप लोग डिफेंड तो करते ना, बीआरटी का मामला डिफेंड आप कर रहे थे, मालम जब्बा केस डिफेंड आप कर रहे थे, सारी चीजें तो कर रहे थे डिफेंड। देखे मैं आपको एक बात बताऊं, बीआरटी लोगों ने बड़ा इस्तेमाल किया। ये केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ उठाएगा। मैं आज ये आपको खबर दे रहा हूँ। बिल्कुल आप पेशावर जाएं, वहां पे देखे, मैं खुद गया हूं, मैंने उसमें सफर किया है, मैंने वहां लोग देखे और इससे पहले भी मैंने वहां की ट्रांसपोर्ट देखी थी, वो बदतरीन हाल था। आज वो लोग जो है एसी गाड़ियों में सफर करते हैं जो आज से पहले कभी नहीं किया। ये तो इनके वो थे, प्रोपेगंडे थे, हमने जो करके दिखाया। अच्छा ये बताएं अताउल्लाह साहब, अच्छा ये बताएं तारीख है कि दूसरी बार लोगों ने हमें वोट दिया। अताउल्लाह साहब अच्छा चले ये बताएं, चले सिंध गवर्नमेंट की बाकी गवर्नमेंट की तो नाअहली हो गई, चले नालायकी हो गई आपके बकौल, बाकी पूरे शहर में, चूंकि आप खुद शहर कराची के वासी हैं, आपको खुद भी अंदाजा है सीबीसी और डीएचए का जो मामला चल रहा है उसमें तो वफाक कुछ नहीं बोल रहा है। वफाक क्यों नहीं आ रहा है? आपके एमएनए वहां से बोले तो जी बाद में पता चलता है आपके एक ग्रुप में पीटीआई के चलता है कि जी उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और इस तरह की बातें हो गई, जरा ये बताते हैं। दूसरा ये क्या कहते हैं कि अब मुझे बताएं कि इस वाले मामले पे भी तो आप लोगों ने कुछ नहीं बोला, जहां कंटोनमेंट और डीएचए के दफ्तर के बाहर जब लोगों ने मुजाहरा किया, मुजाहरीन ने किया, उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर्स कटने लग गई, आज दोबारा हो रहा है। तो वेयर इज द फेडरल गवर्नमेंट टू गेट इंटरवीन इनटू इट? के इलेक्ट्रिक के मामले में वेयर इज द फेडरल गवर्नमेंट? आप तो 2 रुपए पैसे और बढ़ा रहे हैं पर यूनिट के इलेक्ट्रिक का भी। अच्छा मुझे 1 मिनट टाइम दे दे, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हमारे एमएनएज ने और हम सब ने इस पे आवाज उठाई है जो सीबीसी में और उसके बाद जो एफआईआर हुई है। मैं पीटीआई का एमएनए हूँ, मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ जो लोगों पे एफआईआर हुई है और पहली फुर्सत में ये एफआईआर खत्म होनी चाहिए। हम असेंबली में भी इस पे बात करेंगे, हर जगह बात करेंगे। अगर फेडरल गवर्नमेंट में या फेडरल गवर्नमेंट से हो जाएगा काम,
नहीं, मजम्मत के अलावा मैंने कहा कि असेंबली में भी इस पे बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर से भी हमने बात की और अच्छा, इंशाल्लाह बात चलें, करेंगे भी। ठीक है, देख ठीक लेते है। हैं। दूसरी बात, अगर फेडरल का कोई इदारा होता है जैसे डीएचए या सीबीसी, इन्होंने काम नहीं किया तो हम वो लोग हैं कि हम कहते हैं कि हम उन पे पर्दा नहीं डालेंगे, हम कहेंगे बिल्कुल उन्होंने गलत किया, उनकी लापरवाही थी इसलिए तो लोग उठे और हमारे एमएनएज एमपीएज उनके साथ खड़े हो गए, तो हम कोई नहीं किया। दूसरा केया इलेक्ट्रिक की आपने बात की, देखिए केया इलेक्ट्रिक जो है उनका प्राइवेट एक इदारा है, उनका मुआहदा हुआ है और उसके बावजूद हम अपने मिनिस्टर को और अपने लोगों को और केया इलेक्ट्रिक को लोगों को वो असेंबली में जाके लाके खड़ा करते हैं कि हमें जवाब दे क्यों कराची के लोगों के साथ ज्यादती की जाती है। अच्छा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में कोई ये सिस्टम नहीं है कि हम अपनों पे पर्दा डालेंगे और दूसरों के ऐप दिखाएंगे। हम अपने को सबसे पहले ऐप दिखाते हैं, जब तक आप मीडिया वाले उनको बेनकाब करते हैं हम पहले बेनकाब कर चुके होते हैं। अच्छा ठीक है, अताउल्ला साहब साथ रहे, मैं जरा यासीन आज़ाद साहब की तरफ जाऊंगी। यासीन साहब, वजीर आजम एक और आज बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, बहुत जोर दे रहे हैं कल से कि FATF का जो बिल है उसको पास कराने का हतमी लाए अमल जो है वो तैयार कर लिया जाएगा। इस दफा उनकी कोशिश है कि पीछे जो कौमी असेंबली का इजलास शुरू हो उसमें FATF के मामले को फौरन से हल किया जाए और बिल पास करवाया जाए। ऑपोजिशन बार बार इसके ऊपर भी तनकीद करी है कि नहीं जी, FATF की आड़ में जो है वो ऑपोजिशन को तनकीद करने का और बनाने का जो है वो काम किया जा रहा है। तो ये FATF के बिल पे क्या एतराज़ात आप लोगों से इस पे पूछूंगी, आपसे खासतौर पर मैं पूछूंगी। यासीन आज़ाद साहब आप बताइएगा मुझे जी। पहले बात किया कि आपके सवाल का जवाब देने से पहले हाँ। मैं अताउल्ला साहब की एक बात को कहना चाहता हूँ कि रिस्पॉन्ड मेरे PTI के दोस्तों में ये बड़ी खूबी है कि अपने हर प्रोग्राम में जब तक वो करप्शन की बात न करें उनको सुकून नहीं मिलता है। और जब उनके मुतालिक मैनिफेस्टो में नाम के चले, जब हम ये कहें कि उनके साथ करप्ट लोग होंगे जिनको ये करप्ट करते कहते हैं 80% उनके साथ बैठे हैं, तो उसका वो कभी जवाब नहीं देते। इमरान खान साहब की सिस्टर को कानूनी तफज किसी हद तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतने पैसे जमा करा दो, अरबों रुपए की जायदाद उनकी निकली, उनका जब जिक्र करते हैं तो इमरान खान साहब ने कभी वापस जवाब नहीं दिया कि मेरी सिस्टर के खिलाफ ये जो इल्ज़ाम हैं ये गलत हैं। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे हैं। मैं PTI के दोस्तों से ये कहता हूँ कि आप बार बार एक चीज़ कहते हैं कि करप्शन ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि 2 साल के अंदर आपने पाकिस्तान को डुबो दिया और 2 साल की जो आपकी कारकर्दगी है और जिस तरह अभी आपने खुद हवाला दिया KPK के हवाले से कि वहाँ एयर कंडीशन बसें चल गई, पिछले 7 साल से KPK में आपकी गवर्नमेंट है, 7 साल में पहली दफ़ा बसें चलाई जो हैं वो भी प्रोजेक्ट अभी मुकम्मल नहीं है, बसों में आग भी लगी, एक बस जल भी गई है। तो वो प्रोग्रेस जो आपकी है, पेशावर में अगर अताउल्ला भाई जाते हैं तो मैं भी पेशावर में जाता हूँ, पेशावर की क्या सूरत हाल है मैं उस डिटेल में नहीं जाने चाहता। आप जो चीज़ आप कहती हैं, मैं एक वकील के हैसियत से आप बात करूँगा कि जिस कानून साजी की आप बात करती हैं वो पार्लियामेंट के पहले कौमी असम्बली में गया, राइट। कौमी असम्बली के बाद जो लोअर हाउस है कोई भी बिल है वो अपर हाउस में जाएगा जो सेनेट का है जी। सेनेट से अप्रूवल मिलेगी, लेकिन सेनेट में जब ये तरीक़ाकार किया गया तो बाबर रहमान साहब ने जो पार्लियामानी अमूर के एडवाइज़र हैं उन्होंने जाते ही कहा कि इस बिल की अपोजिशन ने कहा कि इस बिल की कापियाँ हमें दें, हम पढ़कर इस मामले को टेकअप करना चाहते हैं। पार्लियामेंट के मेंबर का हर आदमी का फ़र्ज है, चाहे वो सेनेट का है या वो कौमी असम्बली का है, पहले जो कानून साजी होती है उसको पढ़े, पढ़ने के बाद उस पर डिबेट करे, डिबेट करने में क्या खराबी है क्या नहीं है, फिर उसको जो है ना आप जाके पास करें। आपने कहा जी इस बिल को आपने पढ़ना नहीं है, हमारा काम है पेश करना, आपका काम है इसको एक्सेप्ट करना, अप्रूव करना। अब उसमें एक पॉइंट अपनी जगह पे है कि किसी भी बिजनेसमैन को 90 दिन के लिए गिरफ्तार करके भेज देंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो अगर पार्लियामेंट के ये मेम्बरान जो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इलेक्ट कर भेजते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि जाएं कानून साजी करें, तो कानून साजी जो आप करते हैं वो आइन से हट के नहीं कर सकते। आप दूसरे ममालिक को खुश करने के लिए, चूँकि आप कहते हैं कि ब्लैक लिस्ट से ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे, लिहाजा ये कानून साजी हमें करनी चाहिए। हाफिज़ हुसैन अहमद वो जो हाफिज़ पता नहीं कौन से थे उनको आपने 11 साल के लिए जेल में सज़ा दे दी लोगों के कहने पे। प्रॉब्लम आपका ये है कि जनाब PTI की गवर्नमेंट की जो सूरत हाल है वो मेरे नज़दीक इसलिए तशवीशनाक है कि आपको हर आदमी की बात को मानना, हर मुल्क की बात को मानना है। और मैं आज एक बात बिल्कुल बिलाखौफ कहता हूँ कि बेगर हैव नो चॉइस, बेगर जो लोग मांग के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं
वो नखरे नहीं कर सकते, उनको हर किसी न किसी मुल्क की बात को मानना है। आज की जो गवर्नमेंट है वो कर्जे पे चल रही है। आज की वो तो हमेशा माजी पे पाकिस्तान तो मकरूज रहा है। सुने आपकी गवर्नमेंट सुने ना, मैं उसको वजह बताता हूँ कि माजी में अगर खर्चे लिए गए तो प्रोजेक्ट बने, उसको खर्च किया गया, मोटरवेज नज़र आती हैं, ऑरेंज बस सर्विस नज़र आती है, एयरपोर्ट नज़र आते हैं। आपने कर्जा इतना लिया, 2 साल में इतना कर्जा लिया जो माजी में 5 साल में की दौरे हुकूमत में ना तो मुस्लिम लीग नून ने लिया ना पाकिस्तान पीपल पार्टी ने लिया। 13,000 अरब से ज़्यादा आपने 2 साल के अंदर कर्जा लिया। एक प्रोजेक्ट आपने बता दें मुझे कि 2 साल के अंदर आपने स्टार्ट किया हो और वो कर्जा जो आपको मिला है आपने उसको खर्च किया हो। चलिए ठीक है। तो जो लास्ट की बात मैं कहना चाहता हूँ कि कानून साजी के लिए ब्लैकमेलिंग का सिला बंद करें। इनको अगर हिम्मत है उस कानून साजी को पार्लियामेंट के अंदर ले जाएं, हर मेंबर को बहस में हिस्सा लेने की इजाजत दें। अच्छा चले, मैं पीपल्स पार्टी का भी मौकिफ ले लूं एफएटीएफ के मामले पे। एफएटीएफ के मामले पे एजाज अखानी साहब, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था, इसके ऊपर जो है वो आपके यहाँ से जो है थोड़ी सी मुखालफत आ रही थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। तो इस वक्त अभी क्या मामला थे? वज़ीर आज़म ने जो मुशावरत वसी करने का फैसला किया है और बारहा इस बिल को जो कौमी असेंबली के फ्लोर पर लाया भी गया है, तो क्या पीपल्स पार्टी भी मुतमईन नहीं है सारे मामले से? देखिए, पीपल्स एक तो मैं आपके सवाल का जवाब दूं और दूसरा उन्होंने जो बात किया उस पर भी थोड़ा मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। पहले तो असेंबली का मतलब क्या होता है? असेंबली का मतलब होता है कि कोई भी कानून साजी करें, एक तो आइन को मद्देनज़र रख के करें, और दूसरा मतलब ये होता है कि पढ़ के उस पर बहस किया जाए। खूबसूरती असेंबली की यही होती है, हर बंदे का अपना एक व्यू पॉइंट होता है, वो अपना व्यू पॉइंट वहाँ पेश करता है और बताता है, और उससे जब सारी स्पीचेस होते हैं उससे कंसेंसस बनता है और फिर जाके किसी बिल को पास किया जाए और उसमें सबकी राय शामिल होती है और वो बेहतरीन हल यही होता है। लेकिन ये लोग वही डिक्टेटरशिप है इनका, ये चाहते हैं कि हम जो चीज़ लाएं, हमारे पास मेजॉरिटी है, हम करा लेंगे। चलें जी, मेजॉरिटी आपके पास कौमी असेंबली में है, वो भी बहुत स्लिम मेजॉरिटी है, आप करा लेंगे। अगर आप इस तरह डिक्टेटरशिप चलाएंगे तो फिर सेनेट से तो आप पास नहीं करा सकेंगे ना, सेनेट में तो आपके पास मेजॉरिटी है नहीं, और कोई भी चीज़ दोनों हाउस में से आफ्टर 18th अमेंडमेंट पास होना बहुत ज़रूरी है, एक हाउस पास नहीं कर सकती। तो ये इनका तरीक़ेकार है। अगर ये अपोजिशन को साथ लें, उनको उनसे शेयर करें बिल, उनसे बातचीत करें, उनको बताएं कि आपके पास क्या प्रेशर है, मुल्क की बेहतरी के लिए आप ग्रे लिस्ट से निकलना चाहते हैं, उसका तरीक़ेकार है। अब आप कहते हैं कि बस ऊपर से आपको दूसरे मुल्कों का प्रेशर है या IMF का प्रेशर है, उस प्रेशर में आप कहते हैं कि बस हम एक दिन में ही सारा बिल पास करा दें, बहस भी ना करवाएं और कुछ भी ना करवाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत पे यकीन रखती है और उसका तरीक़ेकार यही होता है कि कोई भी चीज़ आप पास करें, पहले उस पर डिस्कस करें, उस पर बातचीत करें, और यही लोग सब अपोजिशन वाले यही चाह रहे हैं और इसकी वजह से ये मसाइल पेश आ रहे हैं। जहाँ तक उन्होंने बात की है कि ये जब भी PTI वाले आते हैं, ये लोग करप्ट, ये बात इनको करनी आती है और इनको कुछ नहीं आता है। हम लोग डाकू हैं, हम लोग चोर हैं, और ये लोग जो है ना बड़े पाकीज़ा हैं और कुछ नहीं करते। सब करप्ट लोग तो आप लोगों के पास बैठे हुए। वो कह रहे कराची में आपकी कराची के बाद 18वीं तरमीम के बाद आपके पास सारे राइट्स थे। 18वीं तरमीम की जो जहाँ तक बात की मैं अर्ज कर लूँ, देखो 18वीं तरमीम में तो NFC अवार्ड भी तो है ना, दे ना पैसे, जो हमारा हक बनता है, सिंध का जो हक बनता है हमारा, वो पैसे तो आप रोक बैठते हैं। आप हमारे 100 अरब 150 अरब रोक लेते हैं, तो वो डेवलपमेंट हम कहाँ से कराएंगे? अगर आप पैसे हमारे रोकेंगे, हमारी हालत ये होती है कि कभी कभी हमें ये डर होता है कि हम नेक्स्ट मंथ की सैलरी भी दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे जो एम्प्लॉय काम करते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पूरी नहीं करते हैं। कराची के लिए पैकेज अनाउंस करते हैं, 1 रुपया 1 टका उस पर नहीं देते हैं। वज़ीर आज़म की सीरियसनेस ये है कि कराची आते हैं तो वज़ीर आला सिंध के को बुलाते नहीं हैं, उनको मीटिंग्स में इनवाइट नहीं करते, और ख़ुद यहाँ से आके अगर लाड़काना चले जाते हैं, वज़ीर आला को पता नहीं होता। ये कैसा प्राइम मिनिस्टर है? प्राइम मिनिस्टर के तो जो होते हैं वज़ीर आला जो होते हैं वो आइज़ एंड ईयर्स होते हैं। वो चारों सूबों का प्राइम मिनिस्टर है, और बशमुल आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। वो ये कैसा तरीका है कि आप कराची में आए तो कराची के चीफ मिनिस्टर को आप नहीं बुलाएंगे, आप मीटिंग्स में उनको नहीं लेते, आप हमारे फंड्स नहीं देते, आप कराची में इतना बड़ा सैलाब आफत आया आप नहीं आते, कराची में जहाज़ गिर जाता है आप नहीं आते, तो आप
आपकी सीरियसनेस तो कराची के साथ ये है। अब बात करते हैं कि कराची की हालत ख़राब है, तो डिफेंस की हालत क्यों ख़राब है? वहाँ क्या हुआ? जहाँ कंटोनमेंट एरियाज है वहाँ की हालत इतनी ख़राब है, वहाँ क्या हुआ? वहाँ पे तो कोई इंटरवीन नहीं होता और एफआईआर काटी जाते हैं। अच्छी बात है, वो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, कोई तो अच्छी बात उसने की है, करें बात, क्यों किए लोगों पे एफआईआर हुई है? ठीक है, मैं अताउल्ला साहब की तरफ जाती हूँ। अताउल्ला साहब, आप सारी बात सुन रहे हैं, सारे सवाल आपसे किए जा रहे हैं। एफएटीएफ के मामले पर ऑपोजिशन बड़ी नाला नजर आ रही है। एफएटीएफ का मामला क्यों इतना जो है वो गंभीर हो गया है? क्या वाकई ऐसी बात है कि आप पढ़ने भी नहीं देते, बस कहते हैं कि जी अप्रूव करा दें असेंबली से और हमारी चले खाली? देखिए, सबसे पहले तो यासीन साहब ने बात की, मैंने इनकी बात ज्यादा सुनी नहीं है, आवाज मैं नहीं आ आपको रही थी बता मुझे। देती हूँ, उन्होंने कहा 90 दिन के लिए आप जो बिजनेसमैन को उठाने वाला जो उसमें क्लॉज है और उसका पता नहीं है ये कैसा क्लॉज है। और वो तो चूंकि आपको पता है यासीन साहब का कि वो सीनियर कानूनदान भी है, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहे हैं। और आप खुद भी चूंकि माहिर कानून खुद भी है, वकील हैं आप खुद भी, तो आपको भी पता है इस बात का। तो ये जो इसमें जो फ्लॉज जो जिसकी निशानदेही कर रही है ऑपोजिशन, ये माजरा क्या, हुकूमत क्यों नहीं इस पे एक पेज पर आ रही है? और अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि मुशावरत वसी करने का फैसला कर ही चुके हैं, तो ऑपोजिशन को साथ बिठा लेना। अच्छा, मैं सबसे पहले जो है वो बड़ी बाजरत के साथ यासीन साहब के साथ, इन्होंने कहा कि पीटीआई के दोस्त जब आते हैं करप्शन की बात करते हैं, तो बात ये है, यासीन साहब को शायद एहसास हो, लेकिन मैं जिस हाल में हूँ, मैं से मेरा मतलब है, मैं मेरे लेवल के लोग, खुदा की कसम, हमारे बच्चे जो है वो जलील हो रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, हमारे बच्चे गवर्नमेंट अस्पतालों में जलील हो रहे हैं। हमारे जो, आप मुझे बताएं कि हम इस हाल में पहुंचाने वाले कौन लोग हैं? यही लोग हैं जिन्होंने हुकूमतें की हैं, चाहे उसमें डिक्टेटर हो, चाहे उसमें सियासी हुकूमतें हो। इनके बच्चे किस क्लास के हैं और हमारे बच्चे किस क्लास के हैं? तो मुझे वो जो तकलीफ होती है वो मैं बयान करता रहता हूँ कि करप्शन हुई है। क्या कोई ऐसा शख्स है इस पाकिस्तान में जो कहता है कि इस मुल्क में करप्शन नहीं हुई? क्या इस मुल्क में है कि पीआईए जैसा इदारा क्यों तबाह हुआ? स्टील मिल की प्रोडक्शन आपकी यानी कितनी आमदनी होती थी, आज वो 12 अरब रुपए आप तनख्वाह में देते हैं मंथली। मतलब ये चीजें हैं जिसकी वजह। अच्छा, गालिबन हमारा राब्ता मनक़ता हुआ है, दोबारा उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। और वो जिस तरह की बात कर रहे हैं सारी सिचुएशन के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। जाहिर सी बात है ये सारा सिचुएशन एफएटीएफ का मामला है इस वक्त, और आज जो है इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने बार बार जो है वो जोर दिया है कि इसको ऑपोजिशन के साथ मिलकर जो है पास कराना है। अताउल्ला साहब ने दोबारा ज्वाइन कर लिया। जी अताउल्ला साहब। अच्छा, मैं कह रहा था कि जी क्लॉज टू क्लॉज उनके साथ डिस्कस हुआ है, अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया गया था, ये सारे इत्तेफाक राय में आ गए थे। कोई ऐसी बात नहीं है कि इनको दिखाया नहीं जा रहा है। इनको जो असल मसला है वो ये है कि एफएटीएफ के बदले आप हमें नारो दे दें, नए पे कवानीन जो है वो चेंज करे। मुझे एक बात बताएं, ये जो पाकिस्तान आज ग्रे लिस्ट में है, क्या ये पीटीआई की वजह से है? या खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाएगा तो सिर्फ पीटीआई को इसका नुकसान होगा या पाकिस्तान की मुल्क और रियासत को नुकसान होगा? तो इनकी जिम्मेदारी क्या कम है? अगर इनको कोई इशू है, अपोजिशन लीडर और बाकी पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, पार्लियामेंट्री लीडर, वो आए बैठ जाए। इनको कितनी दफा दावत दी गई, इनको साथ बिठाया भी गया, ऐसी बात नहीं है। और जो भी कवानीन बनते हैं, जो भी क्लॉज हैं, मैं समझता हूं कि मुल्की मफाद में, कोई पीटीआई के मफाद में नहीं है। ये कवानीन क्या हम अपने लिए बना रहे हैं? ये तो हम मुल्क के लिए बना रहे हैं। तो जिस पे इनको इतराज है, हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो स्पीकर साहब हैं, इन्होंने बार बार दावत दी थी, शाह महमूद साहब ने बार बार दावत दी, इनके साथ बैठे भी और सारी चीजें डिस्कस हुई, इन्होंने इत्तेफाक राय भी पैदा किया। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जब ये अकेले चले जाते हैं दोबारा इनको वो चीजें याद आ जाती है कि जी हमारा असल मुद्दा तो कुछ और है। असल में तो हम इन्होंने अपने लिए कोई राह फरार इख्तियार करने के लिए कोई सेफ रास्ता ढूंढना है, तो वो इनको मिल नहीं रहा है, इसलिए ये चीजें सामने आती है कि जी क्लॉज जिसकी निशानदेही कर रहे हैं नून लीग वाले, यासीन आजाद साहब कर रहे हैं, इसके ऊपर बात हुई है असेंबली के अंदर? जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि क्लॉज टू क्लॉज सब पे डिस्कशन हुई है, कोई ऐसे नहीं है कि इसे छुपाया गया। तो फिर इशू कहाँ है? क्यों रुक रहा है? एफएटीएफ का बिल पास क्यों नहीं हुआ अभी तक? बिल पास इसलिए नहीं हो रहा है कि ये चाहते हैं कि बार्गेनिंग करें उस पे। तो फिर अगर ये नहीं माने तो फिर कैसे होगा? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जैसे कह रहे हैं। देखिए, हम जब असेंबली में बिल लाएंगे तो उस पे डिस्कशन भी होगी, उस पे बहस भी होगी, सबके सामने आएगा, इनके सामने आएगा, हम इनको बेनकाब करेंगे, हम दिखाएंगे कौम को कि किस तरह मुल्की मफाद को ये अपनी जाती मफाद के सामने जो है वो जाती मफाद को तरजीह देते हैं और मुल्की मफाद को ये दाव पे रखते हैं। ये सारा बेनकाब होगा इंशाल्लाह जब बिल पेश किया जाएगा।
अच्छा ठीक है, यासीन साहब आप कुछ कह रहे हैं जी बिल पे। जहाँ तक अताउल्लाह साहब ने जो बात की है ना, बिल का तरीक़ाकार जो है वो यही है कि अगर कौमी असम्बली में इनकी अक्सरियत है तो सेनेट में उनकी अक्सरियत है। तो मुझे वो प्रोसीडिंग देखते हुए शर्म आती है जब स्पीकर कहता है जो लोग हक में है यस, जो कहते हैं नो, यस और नो की आवाज़ आती है, इसके अलावा मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। मैं हैरान परेशान हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग का ये जो तरीका कार है, इधर उनको बैठा दिया यस वाली नारा लगाते हैं, उधर नो वाला नारा लगाते हैं। ये तो चलता आ रहा है। नहीं चलता नहीं तो ये तो हमने तो नहीं किया था यासीन साहब, ये तो चलता आ रहा है ना यासीन साहब। यस और नो ये तो मतलब शुरू से चलता आ रहा है, पार्लियामानी रिवायात है और रूल्स ऑफ बिजनेस में। रवायत में आप नया पाकिस्तान बना रहे हैं ना, तो रवायत को चेंज करें ना। हम तो पुराने लोग हैं ना सर, आप नए लोग हैं। हाँ हम बिल्कुल बिल्कुल, तजवीज अगर अच्छी होगी हम जरूर देखेंगे उसको, आप चेंज करें उसको। तो बात दरअसल ये है कि ये बातें करना बड़ा आसान है। हाँ। हमें ये नहीं देखना कि सिंध में क्या हो गया, लाहौर की भी बारिशों में बुरी हालत हुई है, पिंडी के अंदर भी बुरी हालत हुई है। अब ये जो सूरत है, कराची की आबादी मेरे ख्याल में 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी हो गई। ये बात सही है कि इस शहर को आबाद करने के लिए जो प्लानिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। कच्ची आबादियों की लाइन लगी हुई है, कच्ची आबादियों की लाइन लगी हुई है। आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कराची शहर वो वाहिद शहर है जहाँ पाकिस्तान भर से लोग आते हैं और यहाँ आके अपना कारोबार करते हैं और अपनी नौकरियाँ करते हैं, वो अपनी जगह पे है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मसाइल हैं इस वक्त कराची के, इसकी ड्यूटी सिर्फ सूबाई गवर्नमेंट की है या मरकज़ का भी कोई रोल है? ठीक है, क्योंकि मरकज़ का रोल मेरे लिए इसलिए है कि कराची के लोगों ने आपको भी वोट दिए, 14 आदमी आपके कौमी असम्बली में इलेक्ट किए, 25 के करीब सूबाई असम्बली में इलेक्ट किए। और अताउल्लाह भाई जिस तरह बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि जाहिर है कि जब ये लोग नेशनल असम्बली के मेंबर बनकर अपने इलाके में आते हैं तो लोग तवक्को करते हैं कि ये हमारा कोई काम करेंगे। मेरा आज भी अपना ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि कौमी असम्बली का मेंबर हो, सेनेट का मेंबर हो या सूबाई असम्बली का मेंबर हो, उसका इन मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये काम लोकल बॉडीज़ के लोगों का है, उनको करने देना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया कि आते ही जब देखा कि पंजाब में लोकल बॉडीज़ के तमाम लोग मुस्लिम लीग नून को हैं तो आपने फ़ौरन कानून पास करके अवाम को डिज़ॉल्व करके रख दिया। कोई आपसे पूछने का हक तो रखता है कि उनको भी पंजाब के लोगों ने इलेक्ट किया था, लोकल बॉडीज़ के लोगों को, आपने उसको क्यों डिज़ॉल्व किया, पूरे सिस्टम को तबाह बर्बाद किया। आप हर चीज़ को तबाह बर्बाद करने के पीछे पड़े हुए हैं। मैं सिंपल ये कहता हूँ, जो आखिरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के इतने बड़े अमदाद हैं, जिस तरह अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि ये कानून साजी अगर नहीं होगी तो ये हो जाए, आप अगर पाकिस्तान के इतने अमदाद हैं तो आपने प्राइम मिनिस्टर से ये कहें कि करप्शन का एलिगेशन लगाना है जो लगाएं। पाकिस्तान अगर सबसे ज़्यादा अहम है तो फिर आप बड़ी जमातों के लोगों को बुलाएं और उनको कहें आज बैठ के कानून साजी करें। आप तो उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो क्यों आपके साथ ठीक है। अताउल्लाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं इन अमीन वाले एजाज साहब से जवाब लूँ इसी मामले पे। एजाज साहब आप क्या कहते हैं जो बातें उन्होंने की सारी? देखें जी, उन्होंने जो बातें की हैं ये हर मेंबर इनका यही बात करता है। इन्होंने रखा हुआ है कि बस करप्शन करना है और कुछ काम नहीं करना। अब जैसे उन्होंने बात की, मैं कहने लगे कि हमारे बच्चे को हॉस्पिटल्स नहीं है। आप आए पूरे सिंध में, कराची में आप जाएं NICVD, मैं मिसाल देता हूँ, आप 1 रुपया लेके ना जाएं जेब में और आपको वहाँ स्टेंट भी डल जाएगा, आपका बाईपास भी हो जाएगा, आपकी दिल की जो भी चीज़ें वो हो जाती हैं। ये यहाँ से लेके जैकबाबा तक आपको हर जगह चेस्ट पेन यूनिट मिलेगा। सखर में स्टेट ऑफ आर्ट का हॉस्पिटल है NICD वालों का। तो ये कहना कि हॉस्पिटल्स नहीं है, ये गलत कर रहे हैं और कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स बताएं। आप सिर्फ कराची में देखें कितने बाईपासेस बने, अंडरपासेस बने, ये सिंध गवर्नमेंट नहीं बनाए हैं। तो ये कहना कि सिंध गवर्नमेंट की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये बिल्कुल गलत बातें करते हैं। बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है और अच्छे तरीके से काम कर रही है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट के साथ इंटरफेरेंस की जाती है। कराची जो सबसे ज़्यादा टैक्स दिया जाता है, तो आप उसके मद में अगर चीफ मिनिस्टर सिंध कहते हैं कि कराची को ठीक करने के लिए हमें सर्टन अमाउंट चाहिए, तो आप कहते हैं कि एक तो हमारे पास पैसे नहीं है, अगर पैसे होते भी हम इनको नहीं देते, ये तो ये खा जाएंगे। इनकी सीरियसनेस तो यही है। तो
ये कह देना कि पैसे नहीं देंगे, खा जाएंगे, और फिर कहते हैं कि इनके हाथ हम पैसे नहीं देंगे। ये भाई हुकूमत जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आप सूबाई खुद मुख्तारी की बात जो हुई है 18th अमेंडमेंट में, आपको कोई राइट नहीं है। आप कभी बात करते हैं कि फेडरल टेक ओवर करेगा कराची पे, क्यों वही टेक ओवर करेगा? उसका क्या काम है? उसको आइन में कोई अख्तियार नहीं है। तो ये सिंध का हिस्सा है और इसको सिंध के लोग बहादुर हैं और उनको पता है, वो अपना सूबे की दफा जानते हैं और अच्छी तरीके से इसकी दफा करेंगे। ठीक है, मुझे अभी इस वक्त ज्वाइन किया चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने, गवर्नर पंजाब है। आपका बेहद शुक्रिया सरवर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। बहुत शुक्रिया सरवर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सरवर साहब, आप कराची का दौरा करके गए, आए हुए थे कराची नहीं बल्कि इंटीरियर भी गए, बदीन वगैरह में भी गए। अब जो सूरत हाल है इस वक्त यहाँ की, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अभी तक आए नहीं हैं। जुम्मे का टाइम था लेकिन हफ्ते को अभी भी डिले हो गया है आने का। क्या अमली तौर पे कुछ होने जा रहा है वाकई कराची के लिए काम? और कराची की सूरत हाल जो आप देख के गए हैं उसके बाद आप ज़्यादा बेहतर तरीके से और भी समझते हैं कि कराची की कितनी सारी महरूमियाँ और बुनियादी मसाइल हैं। देखें, कराची पाकिस्तान का अहम तरीन शहर है। कराची वो रोशनियों का शहर था, किसी वक्त पाकिस्तान का कैपिटल था, अब तो सिंध का कैपिटल है। मुल्क का जो मेजॉरिटी 20-25% रेवेन्यू जो है वो कराची से आता है। तो किसी भी हुकूमत के लिए कराची जो है, सिंध जो है, वो इक्वली इम्पोर्टेंट है जिस तरीका से दूसरे मुल्क के रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज। तो मुझे वहाँ पर मैं आया, मैं गवर्नर साहब से मिला, उनके साथ मैंने 2 दिन गुजारे और वहाँ पर जो सूरत हाल है वो बहुत ही अफसोसनाक भी है, परेशान कुन भी है। हमारे भाई जो हैं सिंध में और यहाँ पर बड़ी तकलीफ में है। तो पंजाब के लोगों ने अपना जेस्चर शो किया और हम जो कुछ कर सकते हैं सिंध के भाइयों के लिए इंशाअल्लाह पंजाब के लोग इस मुश्किल वक्त में, और हमारे मुखय्यर हजरात, हमारे NGO उनके साथ खड़े। जहाँ तक फेडरल हुकूमत का तल्लुक है वो भी मैं आपसे कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं बहुत बर्न्ड हैं, जल्दी वो ब्रीफिंग लेते हैं कि वहाँ पर सूरत हाल की नौयत क्या है, किस तरीके से जो है सिंध के भाइयों की मदद की जा सकती है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची आएंगे और इंशाल्लाह जो कुछ भी मुमकिन हुआ सर, ये बहुत अच्छी बात है। मगर ऑपोजिशन एक सवाल कर रही है कि आप लोग जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट की और यहाँ पे जो हुकूमत है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्रिटिसिज्म करते रहे, अब सवाल ये है कि क्या पंजाब में बल्दियाती निज़ाम उस तरह से दुरुस्त पे सतह पर चल रहा है? क्या ऑपोजिशन ये सवाल कर रही है जो कराची में क्रिटिसाइज किया जा रहा है सिंध में क्रिटिसाइज किया जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक बल्दियाती निज़ाम है वो तो पूरे मुल्क में नहीं चल रहा है, और यही मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जब इस मुल्क में डिक्टेटर हुक्मरान आते हैं तो वो बल्दियात को मजबूत करते हैं। और आपने देखा होगा कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियात को मजबूत किया था, पावर जो है वो निचले लेवल पे मुंतकिल की थी और पैसा भी जो है ग्रास रूट पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको दिया गया था। तो वही हम चाहते हैं कि उसी तरह का सिस्टम जो है वो मुल्क पूरे में होना चाहिए। बल्दियात अगर मजबूत होती तो मैं समझता हूँ कि आज हमारे पाकिस्तान के लोगों के 50% जो इशूज हैं उनको बल्दियात को मजबूत करके, बल्दियात को एम्पावर करके, बल्दियात को रिसोर्सेज देके इन इश्यूज पे काबू पाया जा सकता है। एक्सीलेंसी, मैं बस आपसे लास्ट सवाल करना चाहूंगी कि ये दोहरी शहरियत पर हुकूमत ने आईनी तरमीम लाने का फैसला किया है। दोहरी शहरियत के हामिल लोग भी अब इलेक्शन लड़ सकेंगे, इसके आप लोग सब खिलाफ थे। आपके मैनिफेस्टो में ये था कि दोहरी शहरियत वालों को तो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए, उनको नहीं लड़ने देंगे। आपने अपनी भी दोहरी शहरियत जिस तरह से छोड़ी, अब ये जो फैसला कर लिया है कि वो तर्क नहीं की जाएगी, आखिरकार इस पर आपने क्या कहना है? जी देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरा इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने शहरियत जो है बरतानिया की है और अब जो है बरतानिया की शहरियत जो है लेने का कोई मेरा इरादा जो है नहीं है। तो मैं पाकिस्तानी हूँ और इंशाल्लाह एज ए पाकिस्तानी रह के ही मुल्क और अवाम की खिदमत करूँगा।
तो चलो जहाँ ठीक है। तक मोदी जी, शरीयत का जी। ताल्लुक है, उसमें हमारे एक बात तो हमें अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पिछले महीने 2.7 बिलियन डॉलर की रकम जो है यहाँ पर भेजी है, और अगर उनके कोई मुतालबात हैं तो उनको पार्लियामेंट डिस्कस कर सकती है। ये पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा है, वहाँ पर डिबेट होगी, तमाम MNAs MPAs अपने ख्यालात का जो इजहार है वो कर सकेंगे, और मेरे ठीक। ख्याल में जो भी फैसला होगा वो कौम और मुल्क के इंटरेस्ट में ठीक होगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सफीर साहब, गवर्नर पंजाब शाह मोहम्मद सफीर साहब हमारे साथ थे। यानी कि एक और मामले पे PTI की हुकूमत का यू टर्न देख रहे हैं। एक वन लास्ट वर्ड आपसे यासीन आजाद साहब चाहूंगी इस पे। मेरे नजदीक तो हर मामले में यू टर्न के अलावा कोई काम तो है एजाज साहब आप। बिल्कुल जो बातें उन्होंने की थी इक़्तिदार में आने से पहले, उस पे एक वायदा भी उन्होंने पूरा नहीं ठीक किया। है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जी, जो कि PTI की हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर खुद कहते रहे, और अब ऑपोजिशन भी इस चीज़ को जो है महसूस करिए। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।